नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन जी के ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने पहले पढ़ रखा है। अगर आपको पहले के पार्ट पढ़ने हैं तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर पहले की तीनों क्लास देख सकते हो। तो चलिए आज हम करते हैं शुरू प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 4। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बाबरू शिलालेख जो कि राजस्थान में है। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अशोक ने दम स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने। सांची स्तूप को नष्ट किया पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप है अशोककालीन मध्य प्रदेश में। बरहुत की खोज की 1873 में कनिंघम ने। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। नेपाल में ललित पतन नगर को बसाया अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्यकालीन बराबर गुफाएं स्थित है बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर क्षेत्र में। मौर्यकालीन दीदारगंज यक्षिणी मूर्ति कहाँ पाई गई है? बिहार के पटना में। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी पण। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ। बृहदर्थ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश के बाद सत्ता में आया शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश के बाद स्थापित हुआ कणव वंश। कणव वंश का संस्थापक था वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी प्राकृत भाषा थी और लिपि थी ब्राह्मी। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। वर्तमान जो है कलिंग ओडिशा में। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, पहले आए हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साक्कल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर।
मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक। शकों के का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव की राजधानी थी तक्षशिला। पल्लव के बाद आगमन हुआ कुषाण का या कुषाण वंश का। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। बुद्ध चरित की रचना की अश्वघोष ने। आयुर्वेद के जनक किसको माना जाता है? चरक को। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त। महाराजाधिराज की उपाधि ली चंद्रगुप्त ने। गुप्त संवत चलवाया चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए स्थित है समुद्रगुप्त। अश्वमेध यज्ञ संपादित किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति लेख में, जिसकी रचना हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को, जिसकी प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, वराहमिहिर, सुश्रुत और शणपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर और आर्यभट्ट थे खगोलविद और गणितज्ञ। वराहमिहिर थे खगोलविद और आर्यभट्ट थे गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? आर्यभट्ट ने। मेघदूत और कुमार संभव किसकी रचना है? कालिदास की। शल्य चिकित्सा का जनक कौन था? सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। सौपन वासवदत्ता के लेखक हैं भास। मालती माधव के लेखक हैं बहुभूति।
कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त काल में। चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, 5वीं शताब्दी में, गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था? बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने, 12वीं सदी में। भारत का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितनी थी? उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, जिसका वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन व हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो 606 से 647 ईस्वी तक रहा था भारत में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर थी 1/6 भाग उपज का। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।